स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। जी आप लाइव हैं अब। जी ठीक है। आप स्टार्ट कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे इस ऑल इंडिया द्रव्य गुण व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा एवं आरोग्य भारती तथा विश्व आयुर्वेद परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एवं सोशल मीडिया पार्टनर हमारे आयुष दर्पण जर्नल, इन सभी के सहयोग से ये एक ऑनलाइन क्लासेस का एक कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम लोग। और इसी कड़ी में आज पहला लेक्चर हम लोग द्रव्य गुण का रख रहे हैं, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द्रव्य गुण, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द्रव्य गुण। और आज हमारे बीच आपसे आपके सामने आ रहे हैं सर, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं सर, अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। प्रोफेसर अनुग्रह नारायण सिंह सर, मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। सर सेवानिवृत्त हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, और ये द्रव्य गुण विभाग में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय वाराणसी में। वर्तमान में सर सहस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी में प्रधानाचार्य के पद पे सुशोभित हैं। इससे पहले कि हमें पता है कि ज़्यादातर लोग सर को ही सुनने के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी हमारे पास 3-4 मिनट का समय शेष है, थोड़ा सा वेट करिए तब तक बाकी लोग जुड़ जाएं। टाइम चूँकि 12 बजे से है, 2 मिनट हम आपका और समय लेना चाहेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी कड़ी में आज ही जैसे द्रव्य गुण का है, सिर्फ द्रव्य गुण तक सीमित नहीं रहेगा ये, बाकी आयुर्वेदा के सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। उद्देश्य सिर्फ यही है कि लॉकडाउन में जैसे कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, तो हमारे स्नातक परास्नातक या जिनका भी आयुर्वेद में लगाव है, अनुराग है, जो भी जुड़ना चाहें इन सभी क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस मीटिंग में केवल 100 लोगों की इस कैपेसिटी की संख्या है, इसलिए आयुष दर्पण के टेक्निकल सपोर्ट के कारण ये जो हमारा कार्यक्रम है यूट्यूब चैनल पर भी लाइव हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आपका कैमरा ऑफ हो गया है। जिस जी स्टार्ट कर दीजिए। अब वैसे 2 मिनट हैं तो थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट चलता रहेगा। मैं आगे 2 मिनट कार्यक्रम के रहेंगे। लिए सर को आमंत्रित करता हूँ, प्रोफेसर एएन सिंह सर, कि आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द्रव्य गुण, बस इंट्रोडक्शन तो टू कैमरा द्रव्य। और उनकी सर की तरफ फोकस कर दीजिएगा, थोड़ा सेंटर पे ला दीजिएगा। और आगे थोड़ा और आगे, हाँ और आगे और आगे और आगे, हाँ हाँ, बस ठीक। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे, निकाल दीजिए सर। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे। नीचे सर। डॉक्टर साहब ऊपर हो गया, सर कट रहा है। हल्का सा नीचे, हल्का हल्का सर, सर आ जाए फ्रेम में। थोड़ा सा और नीचे, हाँ बस बस बस, नहीं ज़्यादा हो ठीक है गया। सर। थोड़ा थोड़ा सा नीचे करिए, और थोड़ा सा नीचे। सिर आए फ्रेम में, बहुत ऊपर हो गया, बहुत थोड़ा नीचे, और नीचे करिए। कैमरा कट रहा है, उनका सर कट रहा है। अच्छा सर, हम थोड़ा पीछे करते हैं सर तो। आप पीछे करिए, थोड़ा सा पीछे, बस बस। अब ठीक है सर। थोड़ा सा और पीछे करिए, और पीछे। मैं सोच रहा था थोड़ा सा कैमरा उनके पास फोकस होता ना तो आप सेंटर में आते हो। चलिए नहीं हो पा रहा हो, कोई बात नहीं। हाँ बस 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 बस। ठीक है नाउ सर। स्टार्ट। यस ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा थोड़ा, हाँ पहले सही था, हाँ अब सही है, अब सही है, बस। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ओके। मास्क मान लो सर, कंटिन्यू करिए। हाँ सर।
नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक द्रव्य गुण, वर्तमान में सैस कॉलेज ऑफ आयुर्वेद हरहुआ वाराणसी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। कल सुबह डॉक्टर उनीश पांडे मेरे शिष्य हैं, स्नातकोत्तर शिक्षा के। इन्होंने एक जिज्ञासा प्रस्तुत की मेरे सामने कि सर आप एक छोटे से संदेश के माध्यम से द्रव्यगुण के बारे में कुछ प्रकाश डालें हम छात्रों पर, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, सभी प्रक्रियाएं बंद हैं। इस स्थिति में द्रव्यगुण विषय को लेकर के इस पर एक छोटी सी चर्चा कर हम प्रयास करेंगे। आज पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है। क्या आज के परिवेश में, आज का जो कालखंड है, उसमें आयुर्वेद कुछ भूमिका निभा सकता है? आप सबको जानकारी होगी, ये अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आज जो महामारी जो विश्व में व्याप्त है, कोरोना कोविड-19 के रूप में, उसमें आयुर्वेद कहाँ तक सहयोगी भूमिका निभा सकता है और कहाँ तक उसे सफलता मिल सकती है? प्रयास जारी हैं। उसी कड़ी में आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद में द्रव्यगुण क्या है, ये इस चीज़ को समझने का हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे। आयुर्वेद क्यों आज के परिवेश में, आज क्यों इसकी आवश्यकता जान पड़ी? आप सबको विदित होगा कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, इसे बल्कि एक जीवन का विज्ञान कहा गया है, ए वे ऑफ साइंस ऑफ लाइफ, जिसमें जीवन के प्रारंभ होने से लेकर के अंत तक जितनी भी प्रक्रियाएं संपादित होती हैं एक व्यक्ति या एक जीव के जीवन में, उन सब का समावेश समय समय पर इसमें समाहित किया है हमारे महर्षियों ने। यह जो ज्ञान है, जो हमारी धरोहर के रूप में पिछले 6000 वर्ष से अनवरत इसलिए टिका हुआ है यह ज्ञान, क्योंकि यह हमारे जीवन की व्यावहारिकता से जुड़ा है। कोई भी शास्त्र वो तभी तर्क संगत हो सकता है, न्याय संगत हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, जब मानव के या जीव के जीवन से व्यावहारिक रूप से जुड़ा रहे। यह व्यावहारिकता ही है कि चरक संहिता, शिशु संहिता या वाग्भट कृत अष्टांग आयुर्वेद और संग्रह आज उसी रूप में, अक्षर रूप में बने हुए हैं और आज भी अपने उल्लिखित या निर्देशित संकल्पों, उद्देश्यों के माध्यम से मानव जीवन की सेवा कर रहे हैं। इस कड़ी में हम द्रव्यगुण को कहाँ पाते हैं आयुर्वेद के अध्ययन के बीच में, इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। और यह विचार इसलिए करेंगे क्योंकि आज जो महामारी वैश्विक रूप से व्याप्त है, उसमें जो कुछ भी खोजा जा रहा है वो द्रव्यों को ध्यान में रखकर ही खोजा जा रहा है। वो कौन ऐसे द्रव्य हैं जो हमारी संहिताओं में या तो उल्लिखित हैं या अभी उनका उल्लेख नहीं हो पाया है, जो बहुत प्राकृतिक संपदा के रूप में चारों तरफ यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। ये आज के समय या आज के परिवेश की ये मांग है, आवश्यकता है, इनको एक्सप्लोर किया जाए और उनको युगानुरूप उनकी उपयोगिता आज के सापेक्ष भी स्थापित की जाए। इस कड़ी में इसकी महत्ता, आयुर्वेद विधा की महत्ता द्रव्यगुण से ही सार्थक सिद्ध होती दिख रही है, क्योंकि जिनका हम प्रयोग करेंगे वो सब द्रव्यगुण के
सीमा में ही आते हैं। इस आधार पर ही आचार्य चरक ने या सुश्रुत ने आयुर्वेद अध्ययन में द्रव्यगुण की प्रासंगिकता को या उसकी महत्ता को चरितार्थ किया है अपने विभिन्न निर्देशों के माध्यम से। चरक संहिता का सूत्र अध्याय 30 का जो रिफरेंस संदेश है, यतश्च आयुष्याणि अनायुष्याणि च द्रव्यगुण कर्माणि वेद्यत्यपि आयुर्वेद, इस निर्देश के सापेक्ष आचार्य चरक ने आयुर्वेद को परिभाषित करने के लिए द्रव्यगुण का सहयोग लिया है कि उस शास्त्र में जिसमें द्रव्यों के गुण कर्म आदि का प्रयोग निर्देश या उनके अध्ययन के बारे में जानकारी दी जाए, इस कारण भी उसे आयुर्वेद कहा जाता है। ऐसा शायद अष्टांग आयुर्वेद के किसी भी विधा को द्रव्यगुण को परिभाषित करने के लिए आचार्य चरक ने स्थान नहीं दिया या उनका उल्लेख नहीं किया। इसी तरह से हमारे युग पुरुष आयुर्वेद शास्त्र के लीजेंडरी पर्सन आचार्य दिवंगत आचार्य पीवत शर्मा जी ने द्रव्यगुण को इस रूप में व्याख्यायित किया है जैसे समुद्र मंथन के उपरांत अमृत के रूप में जो प्राप्ति हुई, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हुआ, उसी तरह से लिखा उन्होंने। चरक चिकित्सा अम्बोनिधि मथितात उद्धितम तु पीयूषम निदघे संहितायाम तत्सारम द्रव्यगुण शास्त्रम, अर्थात चरक संहिता रूपी समुद्र को या चिकित्सा शास्त्र रूपी समुद्र को यदि मंथन किया जाए, मंथन करने पर जो उसका मंथनोद्भूत पीयूष होगा, अमृत जो होगा, वो चरक संहिता के रूप में स्वीकार की जाएगी और इस चरक संहिता का जो सार जो होगा वह द्रव्यगुण शास्त्र कहलाएगा। ऐसा निर्देश आचार्य शर्मा जी ने व्यक्त किया है और इसी के सापेक्ष उन्होंने अपने द्रव्यगुण विज्ञान का जो 5वां भाग है उसमें उन्होंने लिखा है कि अष्टांग आयुर्वेद की सभी विधाओं को, सभी अंगों को यदि तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर मात्र द्रव्यगुण को रखा जाए तो उनके समेकित भार से जो ज्ञान होगा वो द्रव्यगुण का जो भार का ज्ञान होगा वो गुरुतर होगा। ऐसा कहा उन्होंने। जो निर्देश उन्होंने किया है, यद्यकस्तुलायाम सर्वांगाणी प्रतिष्ठितानि स्यु तेभ्यश्चापि समेभ्यो द्रव्यगुणम ही गरिष्ठम तत्, इस तरह के निर्देश देकर के द्रव्यगुण की महत्ता को आयुर्वेद में स्थापित किया गया है। और आचार्य सुश्रुत ने भी अपने चिकित्सा स्थान में उल्लिखित किया है कि जो भी ये इसमें निर्देश दिए गए हैं, जो शेष हैं, उनको आप द्रव्यगुण से आप प्राप्त कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। शेषाणाम तो द्रव्यगुणात् ऊह्यम कह करके उन्होंने ये निर्देश किया है अपने चरक चिकित्सा 35-39 पर। इस आधार पर कि आयुर्वेद में द्रव्यगुण की उपयोगिता क्या है, महत्ता क्या है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम द्रव्यगुण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। क्यों द्रव्यगुण का ज्ञान आवश्यक है? चिकित्सा में, आयुर्वेदिक चिकित्सा में बिना द्रव्य के प्रयोग के कुछ भी संभव नहीं है। हालांकि अद्रव्यभूत भी चिकित्सा संभव है। चरक विमान स्थान 887 में महर्षि ने स्वयं उल्लिखित किया है कि ये जो औषध द्रव्य है वो 2 रूपों में पदस्थापित किए गए, बांटे गए हैं। अंग भेदात तत् द्विविधम द्रव्यभूतम अद्रव्यभूतम च। तो अद्रव्यभूत भी चिकित्सा की जाती है, हमारे शास्त्र में उसका उल्लेख है। वैसे आज भी जनरल जो प्रैक्टिस में देखा जाता है, यदि कोई बच्चा इक्टेरस बॉर्न होता है, नियोनेटल जॉन्डिस जिसकी स्थिति होती है, उसको सनलाइट में उसको रख करके उसको उसकी जो एनीमिक कंडीशन है उसको रिवाइव किया जाता है। तो ये अद्रव्यभूत चिकित्सा के अंतर्गत
निर्देश किया गया। शेष जो मुख्य है द्रव्यभूत चिकित्सा, उस द्रव्यभूत चिकित्सा को हम विशेष रूप से द्रव्य गुण के माध्यम से ही हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसी आधार पर द्रव्य गुण को परिभाषित करने के लिए हमारे आचार्य शर्मा जी ने इसको परिभाषित किया। द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि कल्पना प्रयोगा सर्वसो यत्र वर्ण्यन्ते शास्त्रम द्रव्य गुणमित। वह शास्त्र जिसमें द्रव्यों के गुण धर्म कर्म योग प्रयोग और संयोग का विधिवत एक डिटेल्ड स्टडी की जाती है, उसको द्रव्य गुण शास्त्र कहा गया है। और इस द्रव्य गुण शास्त्र में दो पक्ष आते हैं, एक द्रव्य का और एक गुण का। इसमें द्रव्य फिर क्या है, दो जो शब्द बने हैं द्रव्य गुण के, द्रव्य और गुण, जिसमें द्रव्य को सामान्य रूप से अगर परिभाषित किया जाए तो वह जिसके प्रयोग से हमारी जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होती है, और अगर किन्हीं व्याधि विशेष का हमें सामना करना पड़ रहा होता है तो उससे हम निवृत्ति पा लेते हैं। इसलिए इसको परिभाषित करते हुए द्रव्य को द्रवंति योगा रोगा तद योगात नरः स्वास्थ्यम च विन्दति अन्न औषधात्मकम तस्मात् द्रव्यमिति अभिधीयते। ऐसा आचार्य शर्मा जी ने कहा कि द्रव्य वह है जिसका हम अन्न और औषध के रूप में दैनिक हम प्रयोग करते हैं, दैनिक रूप में अन्न का, आहार का, और विकार की अवस्था में हम औषध का प्रयोग करते हैं। अब स्थिति ये आती है कि ये आहार और औषध हैं क्या, एक बेसिक चीजें हैं जिनको यदि हम जरा सा उस पर सूक्ष्मता से केंद्रित हों, अपने को रखें, तो आहार पहले जो हम ग्रहण करते हैं सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आचार्य चक्रपाणी ने इसके बारे में लिखा है, आहृते गलात अधो अपि इति आहार, देह पोषणार्थम इति आहार। देह पोषण के निमित्त जो हम गले से निगलते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे आहार करते हैं। लेकिन यह पक्ष कुछ संदेह छोड़ जाता है। आज के परिवेश में जब किन्हीं परिस्थितियों में व्यक्ति बीमार हो जाता है, या तो उसे मुख के मार्ग से आहार या औषध द्रव्य लेने में कठिनाई होती है, तो उस स्थिति में हम पैरेंट्रल जो सूची वेद द्वारा आहार के रूप में जो विभिन्न दवाइयाँ या ग्लूकोज मटेरियल, सामान्य नॉर्मल सेलाइन का प्रयोग करते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। इसको समेकित करते यदि आहार को हम कुछ इस तरह से परिभाषित कर दें तो यह अपने आप में पूर्ण हो जाता है। आहार शब्द आ और ह्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आ का अर्थ है आसमंतात, आसमंतात बाय एनी मीन्स। ह्री धातु का शब्द है आहरण करना, लेना। आसमंतात ह्रियते गलात अधोवपि देह पोषणार्थम इति आहार। अगर इस रूप में हम देखें तो कोई भी ऐसा द्रव्य जो देह पोषण के निमित्त लिया जाए, गले के द्वारा भी, या गले के द्वारा यदि लेने में रोगी असमर्थ है तो बाई पैरेंट्रल रूट से यदि दिया जाए तो उसे भी हम आहार कहते हैं। और ऐसा आज के परिवेश में होता है। तो इस स्थिति में देखें तो आहार की को पूरी इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। और दूसरा द्रव्य शब्द आता है औषध, जिसका हम द्रव्य के रूप में प्रयोग करते हैं। औषध वह है जिसे यास्क ने अपने निरुक्त में लिखा है, ओषम धयंति तिवा दोषम धयंति तिवा औषधेन धयंति तिवा। यास्क निरुक्त 9:29 का यह संदर्भ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ओष को धारण करे, जो जिसमें पोटेंसी निहित हो, उसे हम औषध कहते हैं। और इससे जो शरीर में जो व्यापत्ति आती है, जो विकृति आती है, उसका वो निराकरण करे और इस देह का पोषण करे। इस आधार पर हम उसे औषध को स्वीकार करते हैं या इसकी स्वीकृति देते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो द्रव्य गुण का जो द्रव्य है
वो औषध और आहार इन दो रूपों में व्यवस्थित किया गया है, जिसका आचार्य शर्मा जी ने द्रव्य को परिभाषित करने के लिए अपना मंतव्य दिया है। अब द्रव्य गुण का यह द्रव्य और गुण जो दूसरा पक्ष है इसका, गुण शब्द को अगर देखा जाए वो मात्र गुण ही नहीं, सिंपल प्रॉपर्टी ही नहीं है द्रव्य की, या जो हम लेते हैं वो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार उसमें रस, गुण, विपाक, प्रभाव, कर्म, प्रयोग, योग सबका समावेश कर दिया गया है। उन्होंने अपनी आयुर्वेद दीपिका व्याख्या में चरक सूत्र 161 पर 61 पर व्याख्या करते हुए लिखा है कि गुण शब्देन चेह धर्मवाचिना एते रस, गुण, विपाक, प्रभाव सर्व एव गृह्यन्ते। इस आधार पर जो द्रव्य का जो गुण है वो इन सबको अपने आप में समेकित किए हुए है, सबको समाहित किए हुए है। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि द्रव्य गुण जो आयुर्वेद का एक मुख्य अंगभूत विषय है, इसके माध्यम से द्रव्य की उपयोगिता हम आगे प्रस्तुत करते हैं। आखिर इस उपयोगिता का क्या महत्व है? आप सबको विदित होगा, किसी भी शास्त्र की रचना किसी प्रयोजन के सापेक्ष होती है। आप कोई भी काम करते हैं, उसमें प्रवृत्त होते हैं, तो आपके सामने एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। आप उस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आप द्रव्य का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से द्रव्य गुण शास्त्र जो भी लिखा गया है, आयुर्वेद शास्त्र भी जो लिखा गया, आयुर्वेद शास्त्र का जो प्रयोजन निहित है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, यह जो निर्देश किया शास्त्रकार ने, आचार्य चरक ने, उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जीव को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ रखने के लिए जिस भी विधा की आवश्यकता होती है उसका उसमें समावेश हो। तो स्वस्थ क्या है, आतुर क्या है, इसके बारे में विभिन्न प्रकरणों से ये ज्ञात होता है कि हमारा जो पांच भौतिक शरीर है वो, जिसमें जब आत्मा का समावेश होता है, षड धातु के रूप में ये मिलता है, तो ये एक जीवित शरीर का एक रूप ले लेता है। तो चूंकि यह पांच भौतिक है, आहार औषध के रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं वो भी पांच भौतिक है। द्रव्य को अगर संक्षेप में माना जाए तो क्या कह सकते हैं उसे, द्रव्य कुछ नहीं है, सिर्फ पांच भौतिक विकार है। पंच महाभूतों का ऐसा सम्मिलन स्थल है जो द्रव्य के रूप में परिणित होता है। तो पंच महाभूत का औषध और आहार के रूप में इस पांच भौतिक शरीर के लिए प्रयोग करना शास्त्रगत एक उल्लेख है, निर्देश है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 41-12 में स्पष्ट रूप से निर्देश किया है, गुणायुक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपि ते तथा स्थान वृद्धि क्षयात् तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतु का। अर्थात जो गुण हमारे शरीर के हैं, पांच भौतिक विकार जन्य जो हमारा शरीर है, उसके जो गुण हैं वही गुण जो हम आहार औषध के रूप में प्रयोग करते हैं, वो भी वही गुण उनमें भी समाहित है। इसलिए पांच भौतिक विकार जन्य द्रव्य का पांच भौतिक शरीर के लिए उसका हम क्षय, वृद्धि, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने में हम प्रयोग करते हैं, ऐसा उन्होंने अपना निर्देश किया। इसका, इस प्रकरण का जो उद्देश्य है, अगर इसको आप इंगित करें या उसको कोरिलेट करें, चरक संहिता सूत्र स्थान 25 का 25वां श्लोक या 25 का 29वां जो संदर्भ है, जिसमें लिखा गया है कि जगति काल वर्ष वसम सर्वम कालः सर्वत्र कारणम। आज का जो परिवेश है, आज का जो कालखंड है, उसमें और सामान्य रूप से जो 25-29 का संदर्भ है, ये सामेव ही भावानाम संपत संजये नरम तेसामेव विगत व्याधीन विविधान समुदीरयेत।
इस कालखंड में या काल प्रभाव से हमारे शरीर के जो भाव हैं, यदि उनमें समता नहीं है, उनमें सामंजस्य नहीं, उनमें साम्य नहीं है, तो वो निश्चित रूप से विकार को जन्म देते हैं। और इन्हीं भावों की संपत्ति के लिए, इन्हीं भावों में साम्य के लिए हम नाना प्रकार के यत्न करते हैं, प्रयोजन करते हैं, चाहे वो आहार के रूप में, पथ्य अपथ्य के रूप, औषधि के रूप में, या विहार का निर्देश करके आप ऐसा कीजिए, ऐसा न करिए, ये आपके लिए उचित होगा, ये आपके लिए अनुचित होगा। तो ये जो संदर्भ है चरक सूत्र 25-29 का, ये सा में ही भावानाम संपत संजय नरम तेसा में विबद व्याधीन विधान समुदीरियत, यह हमें और आपको प्रेरित करता है कि हम किसी को स्वस्थ कैसे बनाए रखेंगे। अगर कोई विकार ग्रस्त मनुष्य आपके सामने आ गया रोगी के रूप में, तो उसके भावों को, उसकी स्थिति को देख करके उसमें दोष धातु मल का क्या स्वरूप है, उसमें कौन सी स्थिति आई है, कौन सा परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के दृष्टिगत आप जो है आप उनकी चिकित्सा में आप प्रवृत्त हो सकते हैं, उनको साम्यावस्था में ला सकते हैं। क्योंकि जब तक ये साम्यावस्था नहीं होगी तब तक उसे हम स्वस्थ नहीं कर सकते, और इनका स्वस्थ रहना, इनका साम्यावस्था में रहना एक जीव के लिए, एक मनुष्य के लिए बहुत ही उत्तरदायी है या बहुत ही आवश्यक है। कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम आहार विहार का नियमित सेवन करते हैं, तो इन भावों की, जो शरीर में हमारे दोष धातु मल हैं, उनमें वृद्धि और ह्रास होने लगता है, कमी और अधिकता होने लगती है। तो इस कमी और अधिकता को आयुर्वेद का जो सामान्य सिद्धांत है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम ह्रात हेतु विशेष्य के माध्यम से, अगर अधिकता है तो उसको उसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करके, और कमी है तो उसके अनुरूप गुण धर्म वाले द्रव्यों का प्रयोग करके हम साम्य अवस्था को ला सकते हैं। इस साम्यावस्था में लाने वाले द्रव्यों का जब तक हमें सांगोपांग ज्ञान नहीं होगा, हमें अगर राउंड एंड साउंड नॉलेज उन द्रव्यों के बारे में नहीं होगा, तब तक हम आने वाले व्यक्ति को, या हमारे सामने जो रोगी के रूप में आया है या सलाह लेने के लिए जो आया है, उसकी हम भली भांति सहायता नहीं कर सकते। तो उन द्रव्यों का जिनका हम औषधि के रूप में, आहार के रूप में उपयोग करते हैं, हमें उनके बारे में सम्यक जानकारी रखना आवश्यक है। अगर सम्यक जानकारी नहीं होगी तो हम अपने उद्देश्य में, या जो आया है जिसकी प्रतीक्षा है वो हमारे सामने आएगा, तो हम उसकी देखभाल उचित रूप से नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में द्रव्यगुण का यह एक कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है कि हम उस द्रव्यों के बारे में समुचित जानकारी अपने छात्रों को, अपने समाज को दें, जिसके माध्यम से उनको अच्छी तरह से वो पहचान सकें किस परिवेश में पौधा हुआ है, उसके स्वरूप क्या है, उनके आइडेंटिफाइंग मार्क्स कौन से हैं, कैसे उनको देख करके एट ए ग्लांस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हर एक के पौधे के बारे में मिलते हैं जिनके आधार पर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। दूसरी चीज, उनके गुण धर्म क्या हैं, उनका कौन सा प्रयोजांग हम प्रयोग कर सकते हैं, उनकी कौन सी औषधि एकल, युगल या और कंपाउंड के रूप में बना सकते हैं, उनको कितनी मात्रा में दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, अनुपान किस अनुपान के साथ दे सकते हैं, किस निर्देश के साथ दे सकते हैं, और कितने समय तक दे सकते हैं। इस तरह का जो ज्ञान है वो हमारे शास्त्र में वर्णित है। विशेष रूप से चरक सूत्र का जो एक अध्याय है, जिसमें लगभग 130 के आसपास जो निर्देश या संदर्भ निहित हैं, उनका इसमें विशेष महत्व है। उसमें विशेष रूप से जो 120 से लेकर के 128 तक के जो संदर्भ हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं, चिकित्सा की दृष्टि से भी और द्रव्य के ज्ञान के दृष्टि से भी।
लोगों को समझाने के दृष्टि से भी, जैसे उसमें मात्रा काल आश्रयायुक्ति सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठति ऊपर युक्त द्रव्य ज्ञानवताम सदा, इस तरह का जो निर्देश है कि आप उसके बारे में, द्रव्य के बारे में सब कुछ जानिए, उसकी विभिन्न मात्राएं क्या होंगी, उनकी आप सिद्धि कीजिए और एक युक्तिज्ञ के रूप में उनका आप प्रयोग करिए, देश काल परिस्थिति और मरीज के स्वरूप को देख करके उसकी क्या आवश्यकता है, इसी को देखते हुए आचार्य चरक ने चरक सूत्र 1:26 में कहा कि औषधम ही अनभिज्ञातम विज्ञातम अमृतम था। अगर आप इस तरह से उनका उपयोग करेंगे, में आपको जानकारी है तो वो अमृत तुल्य गुणकारी होगी। अगर आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है तो वो विष के समान हानिकर भी, नुकसानदायक भी हो सकती है। ऐसा निर्देश किया गया है शास्त्रकार द्वारा। इस शब्दों के नाम रूप गुण योग, इन सब के बारे में विधिवत जानकारी रखना आवश्यक है। साथ ही ऐसा भी निर्देश किया है शास्त्रकारों ने, जैसे कि जब भी कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब व्यक्ति आपके सामने किसी द्रव्य को लेकर के आता है कि सब इसके बारे में हमारे समाज में इस तरह की प्रथा या इस तरह का प्रचलन है, क्या आप भी इससे सहमत हैं, तो वैसी स्थिति में भी आपका दायित्व बन जाता है कि उनकी बात सुन करके अपने शास्त्रगत जो निर्देश हैं उनका भी संज्ञान लेकर के उसकी बात पर विचार करें, क्या वो बात सही कह रहा है, उसको अगर उसका मंतव्य सही है, अच्छा दिख पड़ता है, आपके शास्त्रगत निर्देशों के अनुरूप है, तो उसका भी आप संज्ञान लेकर के उसको भी समाज के अनुरूप ढालने या प्रयोग करने का वो प्रयास करें। क्योंकि किसी भी अज्ञात औषधि के बारे में जानकारी रखने के दो ही आधार हैं। एक तो फाकलोर, जो परंपरागत ज्ञान हमें मिलता रहा है, चाहे आदिवासी जनों के द्वारा या हमारे पूर्वजों द्वारा। दूसरा, जो हम आज लेबोरेटरी के माध्यम से उनको जस्टिफाई करते हैं विभिन्न एनिमल क्लिनिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से। अगर इन दोनों में साम्यता है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे काफ़ी लाभ पहुंचा सकते हैं। बहुत ऐसे द्रव्य हैं जो समाज में मिलते हैं, उनका लाभकारी प्रयोग लोग करते हैं, इसका भी हमें संज्ञान लेना पड़ेगा और उनको अपने जो द्रव्यगुण के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन पर, उनकी कसौटी पर रखते हुए हमें ये सिद्ध करना होगा कि हमारा जो आयुर्वेद का या द्रव्यगुण का जो ज्ञान है वो और आगे पुष्पित और पल्वित होता रहे, जिससे हम आगे आने वाली मानव जाति के जो कष्ट हैं या उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनका हम भरपूर सार्थक प्रयास के माध्यम से उसे पोषित कर सकें। जो एक परिकल्पना दी जाती है कि यह मात्र द्रव्यों का, पेड़ पौधों का यही शास्त्र है, ऐसा ही नहीं है। मात्र इसमें पेड़ पौधे ही नहीं है, उनके विभिन्न अंग प्रत्यंग ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ समाहित हुए हैं। बहुत ऐसे द्रव्य हैं जिनको हम सीधे आहार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। वो जैसे चरका हरित वर्ग का जो वर्गीकरण किया गया उसमें कुछ हैं जो सीधे हम प्रयोग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से द्रव्यगुण के शिक्षकों या उनके विद्यार्थियों पर एक दायित्व आ जाता है कि उनको हम इसमें देखें और इनका सम्यक रूप से प्रचार प्रसार करते हुए इस विधा को और आगे बढ़ाएं, जिससे आयुर्वेद की जो ये परंपरा है जो जितनी व्यावहारिक है उसकी व्यावहारिकता को देखते हुए आगे हम इससे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे और समाज को भी मार्गदर्शन देते रहे। इस कड़ी में एक छोटा सा मैं आप सबके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि
आयुर्वेद की ही दृष्टि से देखें तो काफी उपयुक्त होगा। ये शब्द थोड़ा सा जरूर एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में आपके सामने है, लेकिन आज के बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए हम आयुर्वेद की मौलिकता को न खो दें, इसका भी हमें संज्ञान लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हम अंधे होकर के, थोड़ा ये शब्द जरूर एक सामने आपके आएगा, हम बिल्कुल मूक दर्शक बन करके किसी चीज को एज इट इज न ग्राह्य करें, न ग्रहण करें, जिससे हमारी मौलिकता, हमारे स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह उठ सके। इसका आपको सदैव संज्ञान लेना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरा विशेष आपसे अनुरोध है। यदि आप आयुर्वेद के साथ आयुर्वेद की विधाओं के दृष्टिगत आयुर्वेद के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से उनका परिपालन करते हुए अगर अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का अगर कल्याण चाहते हैं, तो इसको हमें अपनी दैनिक जीवन या दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना ही होगा। जो हमारे दिशा निर्देश दिए गए हैं ऋतुचर्या, दिनचर्या के माध्यम से, उनका हमें अक्षरशः पालन करना ही होगा। तभी हमारे जो विशेष भाव हैं, जिन भावों की विपत्ति से नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं, उन पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। क्योंकि आज का जो आधुनिक समाज या आधुनिक विज्ञान जो कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस परिकल्पना को हमारे महर्षियों ने 6000 वर्ष पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया है। चरक सूत्र 5:13 का वो संदर्भ देखें। तच्च नित्यम प्रयुंजीत स्वास्थ्यम ये नानुवर्तते अजातानाम विकाराणाम ये नानुत्पत्ति करम च यत। इस तरह का निर्देश देकर के प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की परिकल्पना हमारे महर्षियों ने 6000 वर्ष पूर्व ही कर दी थी, जिसे आज हम इस रूप में निर्देश पाते हैं। उस निर्देश का मंतव्य यही है कि हमें उन भावों का, उन आहार विहारों का, उन प्रक्रियाओं का नित्य प्रति सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे। हमारे स्वास्थ्य का मतलब, स्वास्थ्य शब्द सुस्थ इन दो धातुओं शब्दों से मिलकर के बना है। सु का अर्थ है स्व प्रकृति, और स्था धातु इष्ट धातु का शब्द है, जिसमें वह विराजमान है। हमारी प्रकृति हमारे में विराजमान हो, वह प्रकृति जो सुषुप्त शारीर स्थान में संदर्भित शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कटः प्रकृतिर्जायते तेन तस्यां में लक्षणम शृणु। तो वहां जो दोष की बात आती है जीव के उत्पन्न होने के समय, उसमें दोष शब्द वात पित्त कफ को टीकाकार ढलण ने नहीं ग्रहण किया है। वह दोष से उन्होंने भाव का ग्रहण किया है। क्योंकि अगर दोष कहेंगे तो जन्म के समय वातिक, पैतृक और श्लेष्मिक हो जाएगा, वो तो विकार जन्य अवस्था हो गई। वहां भाव की उत्पत्ति, वो भाव शब्द को ग्रहण किया उसने, कि जिन भावों की उस समय प्रबलता होगी वही उसकी प्रकृति कहलाएगी, और वही प्रकृति हमारी स्वस्थ के लिए एक सिंबल होगी, जिसको हम अपने आहार विहार से, नित्य प्रति अपनी दिनचर्या से, ऋतुचर्या से का पालन करके उसको मेंटेन करेंगे। और ऐसा करते हैं तो जो उसकी जो दूसरी पंक्ति है 5:13 की,
ये नानुत्पत्ति कर्म चाहिए, तो वो भाव अगर बना रहेगा तो इस तरह की विपत्ति या उस तरह की व्यापत्ति या उस तरह का जो अभाव है व्याधि उत्पन्न करने का, वो उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा शास्त्रकार ने बहुत पहले ही निर्देश कर दिया है। तो हमें इस बात का भी संज्ञान लेना होगा, हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। और ये सबसे बड़ा संकेत है हमारे शास्त्रकार का कि हम अपनी दैनिक चर्या को, दिनचर्या को शास्त्रगत संदर्भित निर्देश के क्रम में हम उनका अनुकरण करें। इन निर्देशों का यदि हम पालन करेंगे तो निसंदेह हमारे जो शरीर के जो भाव हैं उनमें संपत्ति व्याप्त होगी, उनमें दोषों का, धातुओं का, मलों का जो प्रारूप है बिल्कुल साम्यावस्था में होगा। इस तरह का निर्देश शास्त्रकार करता है और यह उसके लिए एक बहुत ही अभिष्ट कदम है जिसका हमें अनुकरण करना होगा स्वस्थ रहने के लिए। यदि हम स्वस्थ होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा और हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। इस तरह की बात स्पष्ट की गई है। इसके साथ ही जहाँ तक द्रव्य गुण का संबंध है, द्रव्य गुण के संबंध में एक सबसे बड़ी समस्या आज इस ज्ञान को पाने में द्रव्य गुण के विद्यार्थियों के बीच द्रव्य परिचय के संबंध में आता है। बहुत से लोग हैं जिनको अभीष्ट द्रव्यों के बारे में विधिवत जानकारी नहीं मिल रही है। आज कुछ ऐसा दिखता है आज के अध्यापन के दौरान, लगभग 34 साल के अध्यापन के दौरान या लेखन के दौरान ऐसा अनुभव हुआ कि इस तथ्य की ओर हम शिक्षार्थियों का, शिक्षक बंधुओं का, आयुर्वेद के विद्वानों का हम ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा करेंगे कि द्रव्य का जो ज्ञान है, द्रव्य परिचय का जो ज्ञान है, जब तक उनको उनके परिवेश में जाकर के नहीं प्राप्त किया जाए वो सांगोपांग नहीं हो सकता। अगर आप किसी द्रव्य को उसके परिवेश में एक बार देख लें, मेरा अनुभव है, मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि आप उसको आजीवन उसे भूल नहीं पाएंगे। कुतूहलवश यदि उस परिवेश में किसी व्यक्ति ने उसके बारे में कोई कुछ भी अगर संज्ञान दिया, कोई ज्ञान दिया उपयोग के बारे में, तो वो उसके साथ मेरे विश्वास के अनुसार समवाय संबंध से वो जुट जाता है और आपको आजीवन वो प्रेरित करता रहता है। कुछ ऐसे प्रसंग मेरे साथ भी चिकित्साधिकारी जीवन कार्यकाल के दौरान, जब प्रथम नियुक्ति के दौरान बांदा जनपद के रामनगर ब्लॉक पर मुख्यालय पर मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी। वहाँ के नज़दीक जंगल क्षेत्र में कई बार आने जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस दौरान एक महात्मा के माध्यम से किसी औषध विशेष के बारे में एक जानकारी मिली। उस जानकारी को मैं आपके सामने उसका सहभागी बनाना चाहता हूँ। विशेष रूप से वह द्रव्य मिर्जापुर के जनपद में करौनी के नाम से जाना जाता है। शास्त्र में, हमारा शास्त्र उसे आर्तगल नाम देता है। कैलेवनी घटू का यह मंतव्य है और जिसे वानस्पतिक रूप से
जैंथियम स्ट्रूमेरियम एस्टेरेसियस प्लांट है। ये गांव देहात में आप सबने जरूर इसका दर्शन किया होगा। एक वीड के रूप में उगने वाली, सड़कों के किनारे ट्रेंचेज में उगने वाली 1 से 2 फीट तक की ये वनस्पति है, जिसके जो फल कांटेदार कटीले होते हैं, देखने में आपाततः वो रेंडी के फल की तरह से होते हैं, लेकिन छोटे अंडाकार, उसके शीर्ष पर 2 कांटे नुमा रचनाएं होती हैं, जिसे वो पशुओं में, और वो आप यदि जाएं तो आपके कपड़ों में भी वो चिपक जाता है। यह जैंथियम स्ट्रूमेरियम बांदा जनपद के उस कर्मयोगी जो साधु महाराज थे, उन्होंने बताया था कि यदि आप इसका प्रयोग करें, इसकी भस्म को जला करके, लोहे की कढ़ाई में जला करके, यदि इसका कंजी के तेल में, कंजी आपका करंजी जिसे कहते हैं पोंजामिया ग्लेब्रा, या सामान्य रूप से डिठोरी बोलते हैं इसे, उसके तेल में मिलाकर इसका प्रयोग यदि आप करें तो आज जो त्वचा का जो विकार है, एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस, हुक्कवत जिसे गांव देहात में बोलते हैं, उसमें ये काफी सफलता के साथ ये उपयोगी सिद्ध होता है। और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसका उपयोग किया है, और आज भी कुछ ऐसे लोग आते हैं तो उनका हम इसके माध्यम से हम प्रयोग करने को कहते हैं और लाभ मिलता है। 20-25 ऐसे रोगी हैं जो बिल्कुल इससे स्वस्थ हो चुके हैं। 2-4 अभी भी हैं ऐसे जो हमारे आज भी संज्ञान में हैं, मेरे सानिध्य में हैं। एक हमारे कॉलेज के समीप अलही पट्टी गांव है, हरवा ब्लॉक का, उसका एक रोगी है जो इसका नित्य प्रति सेवन करके काफी लाभान्वित हो रहा है। और इसी तरह से बहुत से ऐसे द्रव्य हैं जिनका प्रयोग करके हम समाज को एक लाभकारी हम साथियों क्षमा चाहेंगे थोड़े डिस्टरबेंस के लिए। एक पालतू हमारा जानवर है, आवाज़ सुन करके काफ़ी वो परेशान हो गया कि कहाँ चले गए, डिस्टर्ब करता रहा वो। हाँ, तो इस श्रृंखला में बहुत से ऐसे द्रव्य हैं जिनके बारे में हमको संज्ञान लेना है, और उन द्रव्यों को अगर हम समाज के सामने रखें तो वो भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। इस दिशा में एक प्रयास मैंने छोटा सा प्रयास किया है और उसको लिपिबद्ध करके हम समाज के सामने मैंने उसे प्रस्तुत भी किया है। एक छोटी सी पुस्तक है वनौषधि विमर्श करके, जो मेरी पहली रचना है। आज से करीब 15 साल पहले वो प्रकाशित हुई है चौखंबा
संस्थान से। उसमें काफ़ी कुछ औषधियों के बारे में, वो जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके बीच जाकर के चिकित्सा अधिकारी कार्यकाल के दौरान जाकर के उनका मैंने संज्ञान लिया, उनको उनका वजन भी उसमें मैंने प्रस्तुत किया। उस हिसाब में छोटा सा प्रयास जो सहयोगी सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर ओनियस जी ने वीर्य के संबंध में और विभाग के संबंध में कुछ कहने का निर्देश किया है। तो वीर्य के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपका कोई भी टॉपिक या कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज में डाल सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो कोई आप भी मैसेज डाल सकते भी हैं। हो, अगर किसी कोई जिज्ञासा हो किसी को लेकर के, तो वो क्वेरी कर सकता है, उसे पूरा अधिकार है। प्रयास करेंगे। वीर्य के संबंध में जहां तक वीर्य शब्द को डिराइव किया है, वीर विक्रांतो धातु से ये व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है भवति सामर्थ्य विशिष्टम भवति अनेन इति वीर्यम। जो द्रव्य को सामर्थ्यवान बना दे, कार्य करने में सक्षम बना दे, उसे वीर्य कहते हैं। ऐसा ये सामान्य मंतव्य है। द्रव्य का वीर्यवान होना आवश्यक है। अगर कोई द्रव्य वीर्यवान नहीं है या किन्हीं परिस्थितियों बस या वो पुराना हो गया हो या वो सड़ गल गया हो या किसी भी तरह से उसका वीर्य निकाल दिया गया हो, वो वीर्यहीन हो गया हो, तो हम और आप उसका प्रयोग नहीं करते। वीर्यवान की ही समाज में पूजा होती है। अगर कोई वीर्यवान है, इफ ए पर्सन इज पोटेंट ही कैन डू एनीथिंग, इफ ही कैन नॉट। अगर वह वीरवान है तो कुछ भी कर सकता, नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। समाज में भी देखते हैं बहुत से लोग हैं, प्रभावी हैं आज के समाज में, जो अपने को बहुत बलशाली का वो प्रभावशाली मानते हैं। उसी तरह से द्रव्य के बारे में भी ऐसी ही अवधारणा है कि द्रव्य जब तक वीर्यवान नहीं होगा वो कार्यकर नहीं हो सकता। द्रव्य में यह कार्यकारी शक्ति कहाँ होती है, इसका भी हमारे शास्त्र में उल्लेख है। इसी कारण उसका उल्लेख किया गया है कि किसी द्रव्य के इस पर्टिकुलर इस पार्ट का आप संज्ञान लें, इसका आप वो ग्रहण करें, क्योंकि उस द्रव्य की जो कार्यकारी शक्ति है उसी में निहित होती है और उसी अंग विशेष का ही आप ग्रहण करते हैं, उपयोग करते हैं चिकित्सा में या आहार औषध के किसी भी रूप में। इस स्थिति में वीर्य क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसको कैसे जाना जाए, इस पर प्रकाश डालने से पहले एक शास्त्रगत जो उदाहरण है हमारे सामने, हम च्यवनप्राश बनाते हैं, अनेक औषधियों का इसमें समावेश किया जाता है। कूट खान करके, जवकुट बना करके, क्वाथ बना करके इस प्रक्रिया को जन्म देते हैं और च्यवनप्राश का निर्माण होता है। लाई गई संग्रहित की गई वनस्पतियां, उनको जब एक निश्चित मात्रा में पानी में उबाला जाता है तो एक निश्चित समयांतराल के बाद कुछ सोच करके उसको छान लिया जाता है और जो छना हुआ जो घास घूस सरीखे जो मटेरियल है उसको लोग बाहर फेंक देते हैं, शायद यही सोच करके कि उसमें अब कोई कार्यकारी तत्व नहीं रह गया है। अगर कार्यकारी तत्व होता
तो उसको लोग नहीं फेंकते, उसका सब कुछ ग्रहण कर लेते। तो यह सोच करके कि उसका कार्यकारी तत्व चला आया है उस क्वाथ द्रव में, उसका जो कार्यकारी तत्व जो चला गया है वही वीर है, वही उसकी शक्ति है, वही उसकी पोटेंसी है। और उस कार्यकारी तत्व का क्वाथ द्रव्य से क्वाथ द्रव में चला आना वीर्य का संक्रमण कहलाता है, संक्रांति कहलाती है, ट्रांसफरेंस ऑफ पावर। इस चीज को शास्त्र में वीर्य संक्रांति का नाम दिया, ट्रांसफरेंस ऑफ पावर का। यह शब्द सबसे पहले निश्चलकर ने अपनी रत्न प्रभा टीका में जो चक्रदत्त पर लिखी है उसमें इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, वीर संक्रांति का। उसको हम उदाहरण के रूप में आपके सामने मैंने च्यवनप्राश का वर्णन करके दिया। तो यदि यह कार्यकारी तत्व जो किसी मूल में, छाल में, पुष्प में, बीज में, पत्र में या कहीं भी हो, नानी को सिखाऊं बाद में नानी को स्थिति में सर म्यूट कर दीजिए, सर म्यूट कर दीजिए। आपने सबको अनम्यूट कर दिया है, म्यूट कर दीजिए। जी मैं सोच रहा था किसी के प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। सर मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक एक करके प्रश्न जो है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, मैं उनके पढ़ के और चाहूंगा मैं उन सभी को म्यूट कर देता हूँ। जी 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 ठीक, ओके। जी मैं जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं। वो प्रश्न चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए हैं, मैं वो प्रश्न आपके रख रहा हूँ और डॉक्टर साहब सर उसका जवाब देंगे। पहला प्रश्न सर इसमें आया है, ये डॉक्टर, मैं नाम देख रहा हूँ उनका, एक 1 मिनट सर। जी जो भी प्रश्न आपके आए मैं उनको, रेस्पेक्टेड सर काइंडली सजेस्ट सम इम्पोर्टेंट हर्बल क्रूड ड्रग्स और फॉर्मुलेशन रिगार्डिंग कोविड मैनेजमेंट। ये पूछते हैं सर कि कोविड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में कोई ऐसी ड्रग्स जो है वो आप सजेस्ट करते हैं क्या जो काम करती होगी? अब इसके बारे में इतनी स्पष्ट जानकारी तो मेरी नहीं है, लेकिन जहां तक हमने सुना है या कुछ अनुभव बताता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि प्रातः यदि आप जो एलियम सटाइवम है जिसे गार्लिक कहते हैं, उसके 2 क्लोव को उसका कल्क बना लें और आधा कप पानी में उसे घोल लें, छान करके उस पानी को यदि आप सुबह नित्य प्रति लें तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही आपको बेनिफिशियरी अप्रोच इससे मिलेगा। जी सर, भारती बघेल जी पूछती हैं कि प्रभाव का कर्म कैसे समझते हैं? प्रभाव के कर्म के बारे में तो शास्त्र ने सीधे लिख दिया है, उसकी परिकल्पना हम तो नहीं कर, उसका आधार हम अपने नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रभाव को उस द्रव्य का स्वभाव मान लिया गया है। वो प्रभाव जो है उसे शास्त्र में एक शब्द आता है विचित्र प्रत्यारब्ध। विचित्र प्रत्यारब्ध शब्द जो है, जिसकी टिप्पणी करते हुए अपनी आयुर्वेद रसायन व्याख्या में हेमाद्री ने और सर्वांग सुंदरा व्याख्या में अरुण दत्त ने जो मंतव्य दिया है, विचित्र प्रत्यारब्ध परस्पर विलक्षणा प्रत्याह कारणभूता पंच महाभूत संघाता तैर आरब्धम तम द्रव्यम, इस तरह का निर्देश किया है शास्त्रकारों ने।
उसका जो मंतव्य है वो यही कहता है, स्पेसिफिसिटी इन एक्शन ड्यू टू स्पेसिफिक पांच भौतिक कंपोजिशन, दो ऑल सब्सटेंसेज आर पांच भौतिक, लेकिन इनकी जो पांच भौतिकता है वो हमारे जो संज्ञान के जो तंत्र हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसके बियॉन्ड है। वो कैसे कार्य करते हैं इसका हमें आज तक इसका उत्तर नहीं है या कहीं निर्देश भी नहीं है। इसीलिए शास्त्रकारों ने इसे विचित्र प्रत्यारब्ध या प्रभाव या स्वभाव नाम दिया है। क्यों ऐसा होता है पता नहीं। जैसे चरक सूत्र 25 में खदिरम कुष्ठग्ना नाम, विडंगम कृमिघ्ना नाम, ये सब दिया। इस रस गुण वीर पाक वाले अनेक द्रव्य हैं, लेकिन वो द्रव्य कुष्ठग्न नहीं है, कृमिघ्न नहीं है। इसका मौलिक कारण है वो प्रभाव है, और उस द्रव्य विशेष में ही वो नीत है। उस पर हमारी कोई ऐसी परिकल्पना नहीं। इसको शास्त्रकारों ने, टीकाकारों ने अचिंतित नाम दिया है, इनएक्सप्लिकेबल। अचिंत्य है, अमीमांसा, हमारे थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड है। इसी चीज को सुषुप्त ने अपने सूत्र स्थान 40, 19, 20, 21 में कहा है, अमीमांसानी अचिंतानी प्रसिद्धानी स्वभावतः। उन्हें कह दिया कि हमारे थ्रेशोल्ड के बाहर है, हम इसकी मीमांसा नहीं कर सकते, और जो शास्त्र में निर्देश है उसका उसे एज इट इज आप अनुकरण करें, क्योंकि आप कोई भी आप विधा इसमें लगाएंगे आप उसका उत्तर सही नहीं दे पाएंगे। उसने उदाहरण दिया है, उसने एक अम्बस्था का, पाठा जिसे कहते हैं, सिम्प्लेस परेरा ऑफ मैनिस्पर्मेसी, एक प्लांट है, ये ट्विनर है। वो कहते हैं कि आप 1000 युक्तियां, 1000 संस्कार कर लीजिए, अम्बस्था कभी विरेचन नहीं करा सकता। जब भी कराएगा स्तंभन ही कराएगा। ये है संबंध। एक प्रश्न और आया है सर। मैं वैसे प्रतिभागियों का अगर हाथ रेज करेंगे तो मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा। एक किसी ने पूछा है कि ये जो जैंथियम स्ट्रोमोनियम है, इसका क्या यूज है, इसके फ्रूट का सर? अभी आपको आप हैंड रेज करिए, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा। जी जी सर। मैं तो नहीं, मेरे पास सैंपल नहीं तो मैं दिखा देता कि जैंथियम एक वीड है। ये ट्रेंचेज में, नहर, नदियों की, नालों के किनारे होता है। इस समय फ्लरिश कर रहा होगा, उसको पकने की स्थिति में होगा। ये एस्टेरेसी परिवार का एक पौधा है। इसके फल को लोहे की कढ़ाई में बर्न टू एसेस करने का निर्देश हमको उस वो कर्म पुरुष ने बताया था बांदा जनपद में। उसको आप कंज के तेल में, जो पोंजामिया ग्लेब्रा है, जिसे डिठोरिया कंजी का तेल मार्केट में मिलता है, उसमें मिला करके प्रलेप करें। निसंदेह ये लाभकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। जी, कुछ लोगों ने YouTube पे भी प्रश्न किया है। विनय कुमार वर्मा जी अवनीश पांडे जी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपने एक अच्छा वंडरफुल सेशन प्लान किया। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो मैं ले लूं, और जिनको मैं दिख रहा है मैं उनका अनम्यूट कर दूं। अखिलेश जैन जी पूछते हैं, नमस्ते सर, मेरा सवाल है कि द्रव्य गुण को द्रव्य कर्म, द्रव्य वीर्य, द्रव्य विपाक क्यों नहीं कहते हैं? अगर द्रव्य में सभी समाहित हैं तो केवल द्रव्य ही तो कहना चाहिए। नहीं, जब शास्त्रकार ने कह दिया, हमारा एक लीजेंडरी पर्सन जब कह दिया गुण में सब कुछ समाहित है, तो हमको उसके बार बार एक शास्त्र का पुनरावृत्ति दोष इसे माना जाएगा। तो द्रव्य कर्म, गुण कर्म, रस कर्म, वीर्य कर्म, ये कहने की आवश्यकता नहीं। जब गुण में सब कुछ समाहित है तो फिर उसको अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर जैन जी को उनको बोलिए। गीतिका पाहुजा जी पूछती है सर कि चक्रपाणी के अनुसार गुण से रस पंचक ग्रहण किया है, द्रव्य इज डिफरेंट देन गुणा। जी क्या? ये पूछती हैं कि चक्रपाणी ने गुण को रस पंचक, गुण से रस पंचक को ग्रहण किया है, तो द्रव्य इज डिफरेंट देन गुणा। द्रव्य सबस्ट्रेटम है, और वो एक आश्रय और आश्रयी का संबंध है द्रव्य और गुण में। गुण जो होते हैं द्रव्य में अवस्थित होते हैं, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। द्रव्य को अपने
कार्यों का संपादन करने के लिए गुण कर्म की आवश्यकता होती है, और गुण कर्म को अपनी अवस्थिति बनाए रखने के लिए, अपनी इंटिटी बनाए रखने के लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है। ये दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है इसमें। एक सवाल है, कोई पीसी है, जैंथियम स्ट्रोमेरियम क्या अनुक्त द्रव्य है और उसका रस गुण वीर्य कैसे जानेंगे? इसका हम अनुक्त तो हम नहीं कर सकते, कैदेव निघंटु में इसका आर्तगल नाम से उल्लेख कर दिया गया है। उनको बता दें, कैदेव निघंटु जो 15वीं शताब्दी में लिखा गया कैदेव द्वारा पथ्य। जी, मैं आप जिन्होंने हैंड रेज किया है, अगर आप में से किसी ने हैंड रेज किया है तो मैं उनके माइक को अनम्यूट करता हूं, वो सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैंने आपका जी डॉक्टर गीतिका, आप अपने नाम से हैं क्या इसमें? यस सर, हैं, मुझे दिख रही हैं। गीतिका, हाँ, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जो है अपना कैमरा ऑन करिए, मैं आपके कैमरे को पिन कर रहा हूँ, अपना वीडियो स्टार्ट करिए और अपने सवाल करिए। प्रणाम जी। सर। सर सबसे पहले तो बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू सो मच। सर मेरी एक क्वेरी है कि जैसे एक रोगी है तो उसको हम क्या दें, रोग के अनुसार पथ्य अपथ्य, या उसकी जो प्रकृति है उसके अनुसार हम उसे आहार विहार का पालन करने के लिए दें? दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा? सबसे बड़ी चीज हमारा शास्त्र जो चरक कहता है पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, सबसे बड़ा हमारे सामने एक निर्देश दिया शास्त्रकार ने कि हर रोग, हर की प्रकृति अलग होती रक्षक, उसको देखिए उसमें क्या है, उसके क्या स्वरूप है, उनकी क्या मौलिकता है, उस मौलिकता के सापेक्ष उसमें क्या कमी है, उसमें कहाँ दोष धातु मल का क्या प्रारूप दिख रहा है, उसको किस चीज की आवश्यकता है, किस तरह के अनुपान की आवश्यकता है, किस तरह के पथ्य की आवश्यकता है। अगर इस तरह का संज्ञान लेंगे तो आप उसमें निश्चित उसको आप लाभ दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि सबको एक ही कैटेगरी में उसको कैटेगराइज करते हुए आप उसकी औषधि व्यवस्था करें, वो शायद वो तर्क संगत या न्याय संगत नहीं होगा और उसके लिए उपयोगी या लाभकारी भी नहीं होगा। और आपके जी, आप में से किसी के भी प्रश्न हो तो अपने हैंड रेज करिए, मैं आपके माइक को अनम्यूट करता हूं, आप सीधे सवाल कर सकते हैं। सर एक और, हाँ जी, जी पूछिए जी। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे रोगी जो है 15 साल से क्रोहन्स डिसीज यानी गृहिणी से पीड़ित है। आप थोड़ा सा अपना कैमरा नीचे करिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। जी 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 जी। सर रोगी जो है 15 साल से क्रोहन्स डिसीज से पीड़ित है, तो अगर मैं उसका प्रकृति का एनालिसिस करती हूँ तो क्या मुझे उसकी प्रकृति पता चल पाएगी, या जो मुझे पता लगेगा वो विकृति ही होगी? यानी प्रकृति क्यों नहीं पता, आप पता करेंगे उन जो भी हम हमारे जो नाम्स दिए गए हैं प्रकृति संज्ञान के, उनके आधार पर करेंगे तो निसंदेह आप उसके अंत तक पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शास्त्रगत जो निर्देश है उनका अनुकरण करते हुए यदि आप चाहें तो जरूर पता कर लेंगे और आप इसमें आप सफल भी होंगे, बशर्ते आप उनको एग्जैक्टली फॉलो करें। ठीक है सर जी, धन्यवाद। और भी किसी का प्रश्न हो आप अपने हैंड रेज करें। मैं, हाँ, ये डॉक्टर वीरेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना कैमरा स्टार्ट करें। हाँ, आपका कैमरा स्टार्ट है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप अपना सवाल पूछें। हेलो। हाँ जी, बोलिए वीरेंद्र जी। हाँ, प्रणाम सर। बोलिए। सादर प्रणाम। हाँ सर मैं बस आपका आशीर्वाद अच्छा हूँ सर। अभी बीइंग एज ए नोडल अफसर हूँ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो कोविड-19 पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं सर। थोड़ा मार्गदर्शन मैं ये चाहूंगा कि बहुत सारे आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत सारे रिसर्च के फील्ड कोविड-19 के रिगार्डिंग हम लोग को दिए हैं, और क्वारंटाइन सेंटर्स में, आइसोलेशन सेंटर्स में या फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम बहुत सारी जो अपनी ड्रग्स हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन या दे रहे हैं। सब में सर तरतम भेद से अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एक सर रिसर्च हम प्रोग्राम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, जिसमें व्याधि क्षमत्व इम्यूनिटी के ऊपर हमारे द्रव्य गुण की हम कुछ ड्रग्स को लेके एक पर्टिकुलर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सिर्फ कोरोना से ही नहीं, बाकी कोई भी जो है डिजीज है, चाहे वो किसी वायरस की है, चाहे कोई बैक्टीरिया के कारण है, ताकि उससे उसको लड़ने की उसकी सब पर्टिकुलर शक्ति बढ़ सके। तो सर थोड़ा मार्गदर्शन चाहूंगा कि ऐसी आपके इतना आपका अनुभव रहा है, कुछ ऐसी ड्रग्स हो सर जिसको लेके हम ये अपना ट्रायल कंप्लीट कर सके। थैंक यू सर। इसमें
इस संबंध में तो मैंने जो पहले बताया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है गार्लिक का, लहसुन का, उसको आप सुबह दीजिए। उसके साथ शास्त्र में संभवतः यूपेटोरियम का नाम सुना होगा, यूपेटोरियम ट्रिपली नर्व या आयापाना, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक वो इम्यूनिटी डेवलप करने का सवाल है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज आपके पास अश्वगंधा है, जो इंडियन जिनसेंग के नाम से जानी जाती है। दुनिया भर के और जितने भी हैं, अगर उसे आप देना चाहते हैं, जो चूंकि ये श्वसन संस्थान से संबंधित ज्यादा ये व्याधि है, तो उसमें श्वसन संस्थान के जितने भी आपके कार्यकारी जो औषधि द्रव्य हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या जो फॉर्मुलेशंस हैं उसमें विशेष रूप से वासा, व्याघ्री, हरितकी और लेह, इसका प्रयोग करा सकते हैं। साथ में शिरीषादी कषाय का, ज्यादा मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अश्वगंधा चूर्ण दीजिए, अश्वगंधा रसायन दीजिए, सुबह उसको रसोन अर्क जरूर दीजिए। यूपेटोरियम ट्रिपली नर्व मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, उसकी आइडेंटिटी भी थोड़ी सी वो हाथ पांच करेगी, लेकिन ये है कि आप इन दो का प्रयोग करके वासा, व्याघ्री, हरितकी और ये शिरीषादी कषाय का प्रयोग करके आप काफी कुछ सफल हो सकते हैं, इकोनॉमिक दृष्टि से भी और आपका जो उद्देश्य है उससे भी। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये शिवानी घिल्डियाल हैं, ये यूट्यूब पे एक सवाल करती हैं, स्टूडेंट हैं, आपका प्रोग्राम देख रही हैं। सर, हाउ वी may know about the karma or guna of a plant by just looking into its plant and about its uses and diseases? ये पूछती हैं, ये स्टूडेंट हैं, यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम देख रही हैं। अरे कहाँ है? यूट्यूब पे है क्या? जी, ये पूछ रही हैं कि हम किसी पौधे को देख के सर कैसे पता लगा लेंगे कि ये पौधा किस बीमारी पे काम करेगा, इसके कर्म और गुण को क्या हम केवल देख के पता लगा सकते हैं? इनका ये सवाल है। देख करके तो हम बिना उसको एक्सपेरिमेंटल मॉडल पर किए तो संभव नहीं है सर, लेकिन इसके लिए सर सबसे बड़ा एक आधार स्तंभ हमारे महर्षियों ने दिया है। सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान 46-513, कर्मभिस्तु अनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रय गुणा, वो कॉलर भी जानता है। शिवानी जी, आपको जवाब मिल गया होगा। थोड़ा सा बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। और किसी का प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर देता हूं। अवनीश जी, किसी का प्रश्न तो अब है नहीं, चैट बॉक्स में भी कोई प्रश्न है नहीं। तो क्या करना है आप बताइए। ये जी अवनीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अवनीश जी। चैट बॉक्स में भी कोई प्रश्न है नहीं, क्या करना है आप बताइए। जी अवनीश जी। हाँ, डॉक्टर SK मिश्रा सर पूछते हैं, सर एक प्रश्न है कि सर क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन को खाली पेट देना चाहिए क्या? ये SK मिश्रा जी पूछते हैं सर। हेलो अवनीश जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अवनीश जी नेटवर्क से बाहर हो गए हैं और ये सेशन बहुत अच्छा चला। अनम्यूट मैं सबको कर दूंगा। मैं आपको निशान शुक्ला जी आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप हाँ आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। अब दोबारा से आ गए हैं, दोबारा आ गए, बीच में नेटवर्क चला गया था। सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, अभी इसको चलने देते हैं, बीच बीच में टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। ये सर SK मिश्रा जी का सवाल आया है कि सर क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन को खाली पेट देना चाहिए क्या? ये कुछ ऐसी सवाल है, सामान्य सवाल है इनका। वो डॉक्टर शिवानी का जो प्रश्न रह गया था, जी जी जी, डॉक्टर शिवानी घिल्डियाल का,
उसमें सरकार ने हमको एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ दे रखा है। किसी भी अज्ञात औषधि के बारे में हमें अगर जानकारी लेनी है, अगर जरा सा भी शंका है कि अगर विष है तो हम उसका प्रयोग न करें, अन्यथा उसका हम प्रयोग करेंगे तो उसका जो भी लक्षण हमारे पंच भौतिक शरीर पर परिलक्षित होगा, उन लक्षणों के आधार पर उसके हम गुणों के रस गुण वीर विपाक के बारे में हम उसकी अवधारणा प्रस्तुत कर सकते हैं। और कुछ जो व्यावहारिक ज्ञान हमें आदिवासी जनों के द्वारा मिलता है, वो लोग बताते हैं, उनको तो शास्त्र का उतना ज्ञान है नहीं, लेकिन वो परंपरागत जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर रखा है उनसे भी हमें सीख मिल सकती है। ऐसा हमें ये सोचना चाहिए। उनसे सीख करके उनको हम अपनी विधा के जो सिद्धांत हैं उनको उनकी कसौटी पर रख करके हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। और तो आपको आशा है गिल्डियाल जी आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने आपको जवाब दे दिया आपके प्रश्न का। किसी का प्रश्न है तो आप हैंड रेज करिए, मैं आपके माइक को अनम्यूट करता हूं। आप अगर हैंड रेज करेंगे तो माइक को अनम्यूट करके मुझे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ऐसे आप कहेंगे कि मुझे अनम्यूट करिए तो फिर मुश्किल है। आप अपना हैंड रेज करिए, उसमें हैंड रेज का ऑप्शन है आपके पास, उसको आप उसको क्लिक करिए और आपका हैंड हो जाएगा और मैं आपके माइक को अनम्यूट कर दूंगा। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। सर अनम्यूट करिए। निशांत शुक्ला जी शायद कुछ पूछ रहे हैं। निशांत शुक्ला जी आपको मैं ढूंढ रहा हूँ और मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। निशांत शुक्ला जी 1 मिनट। निशांत शुक्ला जी आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। आपने अगर हैंड रेज कर दिया होता तो मुझे आप आसानी से दिख जाते। आप अपने नाम से अगर हैं तो मैं आपको ढूंढने का प्रयास। निशांत शुक्ला जी, यस निशांत शुक्ला जी, मैंने आपको ढूंढ लिया है। आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। निशांत जी। सर सबसे पहले सर प्रणाम। और सर क्वेश्चन वैसे तो कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं है, एक्चुअली आपका नेटवर्क फंस रहा था तो उसमें आपका आवाज अनम्यूट नहीं था, इसलिए मैंने वो चैट किया था कि सर अनम्यूट करने के लिए। चलिए, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जब आपको मौका मिला है तो अपने प्रश्न को भी रख लीजिए। क्लास चल रहे हैं तुम्हारे? जी सर क्लास तो चल रही है अभी तो। फिर मेरे से कुछ और पूछो। कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी इस कंडीशन में ऐसे समय में मतलब हमें क्या कुछ कैसे ये प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना चाहिए सर? वो तो जो भी गाइडलाइंस है सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन अभी जो और भी अगर कोई सा एक्स्ट्रा हो कोई प्रिवेंशन के लिए, या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स हो जो लेने से कुछ मतलब बाहर के लिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, तो सर उसके लिए मार्गदर्शन चाहेंगे हम। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो राज्य सरकार ने, देश की सरकार ने निर्देश जारी किए उनको अक्षरशः पालन करो। आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अश्वगंधा चूर्ण या अश्वगंधा रसायन का सेवन करो। सुबह 2 जो क्लोव हैं लहसुन के, उनको कूच करके आधा कप पानी में घोल करके पानी छान करके चाय के बाद पियो। उसके बाद आधा घंटा बाद बिस्किट वगैरह खाओ। इम्यूनिटी सर एक सवाल आया है, दिव्या जावला जी ये यूट्यूब पे पूछती हैं, नमस्ते सर, आरएसी वाराणसी में एक प्लांट लगा है, इसका डायबिटीज में देते हैं, उस प्लांट का नाम क्या है? ये तो बड़ा वैसा सवाल पूछा है इन्होंने। तो फिगर सामने करें, अगर आरएसी वाराणसी में है तो अगर आपने पिक्चर, हाँ अगर आपने पिक्चर सामने रखा होता तो बता भी पाते। ऐसे तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप कौन से प्लांट के बारे में जानना चाह रही। सर उनसे पूछ लें कि वो लोकेलिटी में कहाँ वो पौधा अवस्थित है, उसका लोकेशन यदि आप दिव्या जावला जी, अगर आप इसी चैट में अगर आप ये लिख दें कि वो कहाँ पे है, किस लोकेलिटी में है, तो आपका प्रश्न बहुत अच्छी तरह से उसको रखा जा सकेगा। अनमोल सिंह जी पूछते हैं यूट्यूब पे, सर टू प्रिवेंट डिजीज दिस टाइम वी ओनली हैव टू फोकस ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या हमको केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही फोकस करना चाहिए इस समय डिजीज प्रिवेंशन के लिए? 2 ही चीजें हैं, या तो यार अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप कर लें, और दूसरी चीज संज्ञान में है कि नहीं ये श्वसन संस्थान पर ही अपना वो प्रभावी है,
तो उससे संबंधित औषधियों का सेवन करें। इस संबंध में मात्र मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2 लहसुन की कलियां कल्प बना करके पानी के साथ पानी का ले ले, और दूसरा यदि आवश्यक है तो वो शिरीषादि कषाय या वासाव्याघ्री हरितकी का सेवन करते हैं, और किसी भी चीज को करने की आवश्यकता नहीं है। जी ये महेश नारायण गुप्ता जी बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण और ज्ञानवर्धक बता रहे हैं, इसके लिए अवनीश पांडे जी का धन्यवाद दीजिए। देखिए वो सामने बैठे हुए हैं नीचे और पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक सवाल आया अखिलेश जैन साहब का, वर्नोनिया अमाइगेलेडिना हो सकता है सर? वो मैंने देखा है, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश जैन। हाँ जी, हाँ जी, जी वो उनका जो आरएससी से जो प्रश्न आया था संभवतः इसी प्रश्न को लिया गया था, वर्नोनिया अमिगडेलिना, यही जी दिव्या ज्वाला ने भी यूट्यूब पे लिखा है कि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जो गार्डन बना हुआ है सर, वहां पे लगा हुआ है। नहीं, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर नहीं है, वो ये जो है हॉस्पिटल का जो है उसके बाहर की तरफ जहाँ चाय की कैंटीन है उसके बगल में जो स्पेस बचा हुआ है, टंकी बनी हुई है, वहां पर लगा हुआ है पौधा। इस समय करीब 6 फीट का होगा वो, हमारी जानकारी के अनुसार। जी तो सर ये आपका सेशन जो है 66 लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और 42 लोग आपको इसमें जुड़े हुए हैं जूम पे, और ये आई थिंक गाजीपुर के आसपास से डॉक्टर अवनीश जी कर रहे हैं और मैं देहरादून से इसको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा हूँ। वाराणसी में इतनी सारी। जी मैं डॉक्टर नवीन जोशी हूँ सर, मैं देहरादून में हूँ, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, और ये जो सेशन चल रहा है वो जूम में मेरे द्वारा ही चलाया जा रहा है यहाँ से, और हमारे इंटरनेट की बैंडविड्थ पे चल रहा है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर। यादव जी टी स्टॉल के पास है प्लांट, अब ऐसा बता रहे हैं सर। अब ये तो अब इसे बताना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा सवाल पूछे तो हम उसको आगे कर देंगे सर। मेरे नमस्ते सर, ये रुपेश जौहरी जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी माता जी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सी चूंकि ये आयुष दर्पण के बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो करीब 7-8 हजार हैं, वो भी देख रहे होंगे इसको, तो अब उनके भी सवाल आने लग गए हैं। क्या आप उत्तर देना चाहेंगे उनके सवाल के, क्योंकि आपसे पहले पूछ लिया जाए? अब इसमें तो मैं यही कहूंगा कि इसको एक स्पेशलिस्ट से, एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें। मैं जी क्योंकि मित्रों ये द्रव्य गुण का एक स्पेशल सेशन है। कृपया आप इसमें इस तरह के प्रश्नों को आप नहीं शामिल कर पाएंगे, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पे लाइव हो रहा है प्रोग्राम। तो आप द्रव्य गुण से संबंधित प्रश्न जो आपको प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन से, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इस तरह के सवाल राजकुमार शर्मा जी, ये सब आपको यहाँ पे उत्तर देना संभव नहीं होगा। अखिलेश जी को, जैन साहब को मैं फिर से अनम्यूट करता हूँ, शायद कुछ सवाल उनके मन में और है। तो अखिलेश जी, जैन साहब आपने हैंड रेज किया है, तो मैं आपके माइक को दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अखिलेश जी बताइए। अखिलेश जी आप अनम्यूट हैं, सवाल कीजिए। जी आप अपना प्रश्न करें सर। बोलो भाई अखिलेश जी, आवाज आ रही सर? हाँ बोलो बिल्कुल। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, जो एक्स्ट्रा फार्माकोपियल ड्रग्स हैं उनका हम रसपंचक निर्धारण कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर सर मान के चलिए कोई वो अननोन है, अगर वो पॉइजनस होगा तो हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैसे करेंगे सर? अभी इसके पहले मैंने वो डॉक्टर शिवानी घिल्डियाल का जो नई दिल्ली आईआर से उनका प्रश्न था, उसको मैंने बताया कि अगर कोई औषधि है, अगर शंका है कि वो विष है, पॉइजन है, तो उसको आप न करिए, पहला इंडिकेशन है। दूसरा, जो हमारा शास्त्र का उल्लेख है, कर्मभिस्तु अनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रयी गुणा, इसको आधार मान करके उसका प्रयोग करिए। यदि वो विष नहीं है 100% जान करके, तो उसके जो रस गुण वीरपाक हैं उसको आप उनके द्वारा कर्म है शरीर पर परिलक्षित, उनके द्वारा आप अनुमान कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे सिंसियर अटेंशन। अनमोल सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर आपका नेक्स्ट लेक्चर कब होगा यूट्यूब पे? अवनीश जी बताएं। जब चाहे सुबह 7 बजे के बाद 12 बजे तक।
एक सवाल आया है धन्येश देशात्वर, रस वैशेषिक में द्रव्यों के बाह्य स्वरूप के आधार पर महाभूत प्राधान्य का निर्धारण है। ये द्रव्यगुण से संबंधित है, यूट्यूब पे आया है। जी जी सही है। धन्येश देशात्वर ये पूछते हैं कि रस वैशेषिक में द्रव्यों के बाह्य स्वरूप के आधार पर महाभूत प्राधान्य का निर्धारण है, इस पर कुछ प्रकाश डालें। रस नागार्जुन ने अपना जो मंतव्य दिया है, ज्यादातर उनका पक्ष जो है दार्शनिक है और हमारा जो शास्त्र व्यावहारिक है। उनके जो दिशा निर्देश है हमारी व्यावहारिकता से थोड़ा उतना मेल नहीं खाते, फिर भी एक स्पष्ट संकेत देते हैं। उनको हमें फॉलो करना पड़ता है और हमें लाभ भी मिलता है। सही है, वो निर्देश सही है रस वैशेषिककार का। जी राजकुमार शर्मा जी, आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं पर हम आपका वो प्रश्न नहीं ले पाएंगे, आप परेशान हैं। आप इस प्रश्न को किसी और स्पेशलिस्ट के सामने उठाएं। अबनाथ प्रियदर्शी हैं, ये पूछते हैं कि रस औषधि से निर्मित औषधि कितने दिन सेवन करवा सकते हैं। ये प्रश्न तो वैसे कुछ रस शास्त्र से संबंधित है। वो तो चिकित्सक और रोगी के उसमें होना चाहिए। रसौषधि कैसे, क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता। और कोई प्रश्न अगर आपका जूम पे हो, अगर आप जूम के सेशन के पार्टिसिपेंट का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका माइक। सर अमरेंद्र जी का एक प्रश्न है कि औषध सेवन काल के विषय में थोड़ा ज्ञान दीजिए। हाँ जी सर, आप सवाल उत्तर दे दीजिए। अमरेंद्र जी का सर। औषध सेवन काल के बारे में वाग्भट्ट और चरक ने बहुत स्पष्ट मंतव्य दिया है। अब उसके बारे में विधिवत जो है वो तो रोग और रोगी की स्थिति को देख करके किया जाता है। जैसे कोई अगर किसी ने पॉइजनिंग ले ली है तो उन्होंने कह दिया मुहुर्मुहुर प्रयुक्तव्यम श्वास कासु गरेश्वपी। जो श्वास कास के रोगी हैं, पॉइजनिंग के जो रोगी हैं, उनको बार बार उनको जरूरी नहीं सुबह दोपहर शाम दीजिए, जब भी आवश्यकता हो, घंटे आधे घंटे 15-20 मिनट या जब भी हो, उसकी स्थिति के अनुसार आपको आकलन करना होगा, कितनी बार देना होगा, ये आप पर निर्भर करता है। परिमल शुक्ला जी कह रही हैं सर आपके नोट्स अभी भी हैं मेरे पास। यूट्यूब पे आया उनका कमेंट, यू वेयर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स वी गॉट, ऑलवेज ऑन टाइम, सॉरी फॉर समटाइम्स बीइंग लेट इन योर क्लास, आई होप वी वेयर नॉट द वर्स्ट बैच दैट यू गॉट। ये आपको याद कर रही हैं, ये परिमल शुक्ला हैं जी। डॉक्टर परिमल, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। काफी दिनों बाद आप सानिध्य में आए, आप आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं। तो अवनीश जी, और किसी के प्रश्न हो तो आप प्रश्न ले सकते हैं। 1 घंटा 29 मिनट आपका सेशन बिना अनइंटरप्टेड चला है। अच्छी बात है कि पावर भी नहीं गया है, नेट भी नहीं ब्रेक हुआ है और यूट्यूब पे भी ये लाइव चल रहा है और थोड़ी देर बाद इसको हम फेसबुक पे भी लाइव कर देंगे जब फुर्सत मिलेगी। जी आगे कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, तो शायद अभी कोई प्रश्न नहीं है और सेशन बहुत अच्छा चला सर, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं सर। ये सभी आपके जी, तो आप सर हमने आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे लाइव किया हुआ था यूट्यूब पे। ये वीडियो आपका सेव है, अवनीश जी ने शेयर भी कर दिया है तमाम जगह पे, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस पे इस तरह के हम लेक्चर्स कोई भी देते हैं तो सपोर्ट करते हैं हम। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। आज सर पावर भी नहीं गया, नेट भी अच्छा रहा। कीर्ति सिंह जी का कोई सवाल है तो कीर्ति सिंह जी आपके सवाल को भी ले लेते हैं। आपने हाथ खड़े किए हैं तो हम आपके माइक को अनम्यूट कर देते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो हम इसको रुकना नहीं चाहेंगे कि ज्ञान अगर बढ़ता जाए, प्रवाहित होता जाए तो अच्छा है। कीर्ति सिंह जी, हाँ मैं आपको ढूंढ लिया है कीर्ति जी। अब आप अपने द्वारा ही आप खुद सवाल पूछें अपने। जी आप अपना कैमरा भी ऑन कर लें तो आपको हम देख भी पाएंगे। जी जी कीर्ति जी, हमने आपको पिन कर दिया है, अपना सवाल करिए। कीर्ति जी आप अपना सवाल करिए। हाँ सर। जी खुश रहो, क्या हाल है? हेलो। हाँ सर प्रणाम, कैसे हैं? खुश रहो, बोलो सर। हाँ सर, एक्चुअली ना लिंक मैंने स्टूडेंट्स को भी शेयर किया था, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब पे देख रहे हैं सर आपको। तो सर मैं ये चाह रही थी कि जो द्रव्यगत पदार्थों का जो परस्पर संबंध है वो वाला कंसेप्ट में उन लोग को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो सर मैं ये चाह रही थी ना कि आप सर इस वीडियो में बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं मेरे, कुछ जूम पे भी हैं, तो आप उसे सर एक बार समझा दीजिए। जो 4 नियम बताए गए हैं
हाँ सर। द्रव्यगत पदार्थों का जो संबंध है कर्म के सापेक्ष, जो 4 नियम बताए गए उनमें कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं? नहीं सर, जैसे मैंने क्लास में जब उन्हें समझाया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ सर कि आप सर बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन करते हैं तो सर। क्लास में समझा दिया गया तो हमको समझाने के लिए क्या बचा है? चलो कहाँ दिक्कत आ रही है, बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है? सर आप एक बार मतलब सबसे पहले बड़ी नियम चीज से, कर्म हाँ। के संबंध में जो अवधारणा है शास्त्र में, चरक और वाग्भट का किंचित रसेन पूर्ते कर्म वीरेण चापरम द्रव्यम गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचन। कोई द्रव्य स्पष्ट रूप से शास्त्रकार कहता है, कोई द्रव्य रस से, कोई गुण से, कोई वीर से, कोई विपाक से, कोई प्रभाव से कार्य करता है। ये एक सामान्य नियम हो गया, समझे? इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए द्रव्यों का कोई किसी का पंचांग लिया जाता है, किसी का काष्ठ लिया जाता है, किसी की छाल ली जाती है, किसी का बीज, किसी का मूल, किसी का निर्यास लिया जाता है। तो ये उनके कार्यकारी तत्व जहां अवस्थित होते हैं, वो कार्यकारी तत्व यदि रस में स्थित है तो रस अपना कार्य करेगा, गुण में अवस्थित है तो गुण अपना कार्य करेगा, विपाक में अवस्थित है तो विपाक अपना कार्य करेगा, वीर में अवस्थित है तो वीर अपना कार्य करेगा, और सबके इतर प्रभाव भी अपना कार्य करेगा। सबको लिबर्टी दी गई है। जो चौथा नियम है अंत में जो आता है, वो कहता है कि प्रभाव सर्वोपरि है, सबको सबड्यू करके वो अपना कार्य दिखाता है। समाज में भी ऐसा देखा जाए, परिवार में देख लो, अगर कोई बहुत लंबी सैलरी वाला है, बड़ा पुरुषार्थ है, बलशाली है, तो वो अपना सभी काम कर लेता है। लेकिन जो छोटे छोटे जो एंटिटी हैं तो वो भी अपना कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़े हैं तो वही काम करेंगे, प्रभावी है तो वही काम करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। यही स्थिति द्रव्य भी प्रभाव के साथ करता है, या प्रभाव भी अन्य रस पंचकों के साथ, रस गुण वीर विपाक के साथ करता है कि मैं तो अपना काम करता ही हूं, आप भी अपने अपने हिस्से का कार्य करिए। आपको इतनी लिबर्टी दी जा रही है, बलशाली होने के बावजूद, सर्वस्व बलशाली होने के बावजूद भी प्रभाव इनको लिबर्टी देता है। और ये उदाहरण दे करके उन्होंने गुरुजी का, आमलकी का उदाहरण दे करके वहां समझाया है कि वो तिक्त रस से अपना कार्य करता है, उष्ण वीर से अपना कार्य करता है, विपाक से अपना कार्य करता है, और सबके बियॉन्ड जो है वो वात रक्तनाशन या वात का वो शमन करता है। इसी आधार पर जो पहले कहा गया उन्होंने, इसको एक और रिफरेंस के साथ देखो, सुसूतो सूत्र 40:15 का यही चीज है। वहां पर भी तद द्रव्यात्मना किंचित किंचित वीरेण सेवितम किंचित रस विपाकाभ्याम दोषम हंति करोति वा। वही बात यहाँ सुसूत ने भी कही है कि कोई द्रव्य अपने आप से है, और इन सबका जो वो द्रव्य का कर्म कहलाता है। तो इसके साथ और पहले जो बात आई है कि इनमें कौन बलशाली है, तो बलशाली तो सीधे सीधे प्रभाव दिखाई देता है भी वो, लेकिन शेष भी जो है अपने अपने कार्य करते हैं, इतनी लिबर्टी भी वो देता है। ये 4 नियम द्रव्यों के परस्पर जो संबंध है उनको निष्पादित या संपादित करते हैं। जी, तो आपको उत्तर मिल गया होगा। आपके और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे आया है, अभय अभिषेक तिवारी हैं, ये यूट्यूब पे पूछते हैं कि सर क्या, चूंकि द्रव्य गुण से संबंधित है इसीलिए मैंने ले लिया है, सल्लकी का सेवन रोगी को करा सकते हैं और कितनी मात्रा में करा सकते हैं, ये पूछते हैं। सल्लकी को वैसे सीधे ने उसका योग सल्लकी गूगल बना करके प्रयोग करें, और ज्यादातर वो ये जो आमवाद की स्थिति है, संधिवाद जो ज्वाइंट्स की जो स्थितियां उनमें उसका प्रयोग कराते हैं, तो वो भी एक कुशल चिकित्सक के निर्देशन में करें, अपने से न करें। जी, एक सवाल परिमल शुक्ला जी का है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल गार्डन बनाना चाहे तो क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिससे हेल्प मिले, मतलब किस एरिया में कौन सी औषधि उगानी चाहिए अगर कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करना चाहिए? हाँ, इसके लिए उत्तर प्रदेश भारत सरकार, राज्य सरकार की योजना है। उसके लिए आपको कृषि विभाग से जो जिला कृषि अधिकारी है उनसे संपर्क स्थापित करना होगा। वो मिट्टी की जांच करेंगे, वो एडवाइस करेंगे कि आपके उसमें इस परिक्षेत्र में कौन कौन सी औषधियां
लगाई जा सकती हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगी। और एक सवाल है अशोक राव जी का, बार बार पूछ रहे हैं कि क्या सर जो जनरली देखते हैं छोटे जो प्लांट होते हैं वो ही पॉइजनस होते हैं और बड़े नॉन पॉइजनस होते हैं, क्या ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है, सामान्यतः ये नियम नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है। जितने भी रेनेनुकुलस प्लांट्स हैं ज्यादातर वही है। यूफोर्बियस जैसे रंड है वो भी तो विष के रूप में आता है, कनेर है वो भी है उसमें। ये ऐसा नहीं कि सब छोटे प्लांट ही नहीं, बड़े प्लांट भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादातर अवनीश जी आपके सारे प्रश्नों के, आपके जितने भी प्रश्न थे जो जूम पे आए हैं और जितने यूट्यूब पे हैं, हमने सबको शामिल कर लिया है। और मुझे लगता है कि सर का व्याख्यान 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। 1.5 घंटे से ऊपर जो है अब इसको वाइंड अप किया जाएगा, तो हम वाइंड अप करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और यहाँ 55 लोग तो यूट्यूब पे लगातार इसको देख रहे थे और आप लोगों ने इस पे सक्रिय रूप से अपने कमेंट्स लिखे। सर गुरुजी का फोन नंबर आप सर बता दीजिए, जैसे किसी को और आप गुरुजी का नंबर आप इधर टाइप कर दीजिए, तो मैं वो नंबर सबको बता देता हूँ। इधर चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। मैं एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एकाइरेंथस एस्पेरा का मेन एक्शन क्या है, बता दीजिए सर। योगेश कुमार है कोई 578 जी, आप यहाँ पे लिख दीजिए तब तक। 9451896578 ये सर का नंबर है, आप नोट कर लें। जो लोग यहाँ जूम पे हैं वो देख रहे हैं, चैट बॉक्स में नंबर आ चुका है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं 9451896578, हिंदी में 9451896578। तो ये इस प्रकार से आप सभी ने धन्यवाद दिया, आप सभी ने सेशन को ज्वाइन किया। आयुष दर्पण ने टेक्निकल सपोर्ट दिया। मैं डॉक्टर नवीन जोशी और अवनीश पांडे जी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। हम इस तरह के कार्यक्रम जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं जितना भी बन सकता है। आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हम अब इस लाइव सेशन को हम समाप्त करते हैं। ये थोड़ी देर बाद ही ये लाइव सेशन आयुष दर्पण जनरल के पेज पर भी यहीं से लाइव किया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल ये यूट्यूब पे ये पूरा सेशन सेव है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और आपने प्रश्न आगे भी इसके मैसेंजर बॉक्स में या चैट बॉक्स